ओके। अब हमारे पास जो है वो रिवीजन हम इस तरह से करेंगे कि जर्नल फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लाइट को ग्रुप में और इंडिविजुअल जिसकी जैसी भी क्लासेस हैं जो अवेलेबल होगा वो ज्वाइन कर लेगा। तो ये है कि हमारे जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं हम उनके लिए सैटरडे संडे में रिवाइज कर लिया करेंगे वो टॉपिक्स, ताकि प्रीवियस टॉपिक्स भी उनमें जो डाउट्स हैं वो भी हम क्लियर कर सकें। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये है कि आपके पास जो जर्नल फिजिक्स में मेन आइडियाज थे, ठीक है, उन मेन आइडियाज में सबसे पहला आपको पता है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है। तो अब स्पीड टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है कि आपके पास दोनों की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कैसी होती है और उसमें क्वांटिटीज कैसी यूज की जाती हैं। ठीक है। जैसे अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक साइड पे डिस्टेंस होगा, एक साइड पे टाइम होगा, और उसके साथ फिर कांस्टेंट स्पीड, रेस्ट और वेरिएबल स्पीड की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आ जाएंगी। ठीक है। जैसे हमने डिस्कस की थी, हम सारे पॉइंट्स को इस तरह डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें फिर हमारा सिर्फ रिवीजन में ही टाइम निकल जाएगा। क्वेश्चंस में ये होता है कि क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं और उससे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से स्पीड टाइम ग्राफ था, और जिस तरह से हम यूज करते हैं कि स्पीड और टाइम को अगर डिवाइड किया जाए तो आपको एक्सेलरेशन मिलती है। ठीक है। तो एक्सेलरेशन की क्वांटिटी मिल जाएगी, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट स्पीड हो, इस तरह से। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और अगर आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो स्पीड टाइम ग्राफ से, तो एरिया अंडर द कर्व यूज किया जाता है। ठीक है। जिसमें आपको पता है हमने तीन शेप्स डिस्कस की थी, ट्राइंगल, रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम। ठीक है। और इसी तरह से फ्री फॉल मोशन और बाकी सारी बेसिक चीजें थी, ये मोशन का पार्ट थी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो मोमेंटम में जो है वो कंफ्यूजन होता है। ठीक है। हम अपनी जर्नल फिजिक्स की वर्कशीट में देखते हैं कि जो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे उन्हें हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन मोमेंटम का है। ठीक है। तो मोमेंटम की अगर हम बात करें, सो फिगर 3.1 shows a boy throwing a ball at an object in a fairground। ठीक है। एक बॉल को थ्रो किया गया है टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। ठीक है। और थ्रो करने के बाद जो बॉल का मास है वो गिवन है 190 ग्राम्स। ठीक है। और ट्रेवल्स हॉरिजॉन्टली विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 6.9 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड आ गई। अच्छा, आप सबको जो है वो मैंने ग्रुप में फॉर्मूला शीट सेंड की हुई है। ठीक है। जिसमें सारे लेटेस्ट फॉर्मूलाज जो है वो मैंने सॉर्ट आउट करके लिखे हुए हैं उसमें, ताकि उसमें आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि प्रीवियस टॉपिक कौन सा था और कौन से टॉपिक्स एक्सक्लूड हो गए। ठीक है। मैं अपने पास देखता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ सामने ही कहीं रखी हो तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ ताकि हम उसमें से रेफरेंस ले सकें। ठीक है। हाँ, ये फॉर्मूला शीट आ गई। तो यहाँ पर आपने मास देख लिया और स्पीड देख ली। अब उन्होंने सबसे पहले पूछा मोमेंटम के बारे में। ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद, आप फॉर्मूला शीट साथ रखो। मोमेंटम का टॉपिक आपको ये मिल जाएगा, मोमेंटम फर्स्ट पेज पे ही, पी इज इक्वल्स टू एम वी। यूनिट भी साथ लिख दिए थे ताकि आपको ऐसा यूनिट्स भी याद हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पर आपने फॉर्मूला यूज किया, पी इज इक्वल्स टू एम वी, मास ये रहा। ठीक है। स्पीड यहाँ पे गिवन है, तो पी इज इक्वल्स टू एम वी। अच्छा, एम ग्राम्स में इसको केजी में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। तो इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 6.9। ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा हम जल्दी कर लेंगे ताकि हम अपना
क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम यूटिलाइज करें। 1.311। तो इन शॉर्ट मोमेंटम आया। अच्छा, अगर आप इसका यूनिट न्यूटन सेकंड लिखना चाहते हो वो भी एक्सेप्टेबल है, जो कि इम्पल्स से ड्राइव किया जाता है। ठीक है, ये रहा न्यूटन सेकंड। ठीक है, इम्पल्स क्योंकि इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के, तो इसका यूनिट भी आप लिख सकते हो और केजी मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट। आफ्टर हिटिंग द ऑब्जेक्ट, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। द बॉल बाउंसेस बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ विद स्पीड ऑफ दिस। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, पार्ट बी, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक थोड़ा डिफरेंट आइडिया दिखाया है जो हम अक्सर मिस कर देते हैं और जो हमें मुश्किल लगता है। आप इतने इसमें स्टेटमेंट पढ़ी, आफ्टर हिटिंग द ऑब्जेक्ट द बॉल बाउंसेस बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। ठीक है, तो हिट करने के बाद वो इसी डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आ गया, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। ठीक है, तो पहले वो 6.9 की स्पीड से गया, ये इसकी इनिशियल स्पीड थी, और अब ये वापस आया है फाइनल स्पीड से, और 1.5 उसकी वैल्यू है। तो जब इस तरह का केस आएगा ना कि आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही हो, तो इसमें आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसमें साइन इंपॉर्टेंट होंगे ऐसे केसेस में। ठीक है, जैसे आप देखो पहले बॉडी जा रही है फॉरवर्ड, फॉर एग्जाम्पल आपने इस वैल्यू को पॉजिटिव कंसिडर किया, अब दूसरी वैल्यू इसकी ऑपोजिट आ रही है तो वो नेगेटिव होगी, जिस तरह हम रिजल्टेंट फोर्सेस में करते हैं कि अगर दोनों फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में हो तो उन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं हम। क्योंकि सब्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि एक पॉजिटिव होती है, दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव ली जाती है। इसी तरह से यहाँ पे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से इसमें चॉइस है, आप किसी भी वैल्यू को नेगेटिव ले लो, इसमें से किसी को भी पॉजिटिव ले लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि पहली कोई पॉजिटिव लेना है या दूसरी को पॉजिटिव लेना है, आपकी मर्जी होती है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से एक्सपेरिमेंट था हमने उसी के अकॉर्डिंगली सीक्वेंस फॉलो कर लिया। ठीक है, कि पॉजिटिव फॉरवर्ड है, नेगेटिव बैकवर्ड है। सही है। अच्छा, अब ये चीज हो गई, अब इसे हम आगे करते हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर इट इज हिट बाय द बॉल। अब ऑब्जेक्ट की स्पीड की बात हो रही है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का मास जो है वो गिवन है। ठीक है, तो इस मास को हम m2 कंसिडर करेंगे। ठीक है, और ये वाला मास हो जाएगा m1, और इसे हम u1 ले लेंगे क्योंकि ये फर्स्ट बॉडी की इनिशियल स्पीड है, और इसे हम v1 ले लेंगे, ये फर्स्ट बॉडी की फाइनल स्पीड है। ठीक है, क्योंकि हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला ये वाला है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्योंकि जब दो बॉडीज होती है ना तो उनमें मोमेंटम इंटरचेंज होता है। ठीक है, लेकिन वो कंजर्व रहता है। ठीक है, तो कंजर्व रहने की कंडीशन में आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है इस पे। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसे यहाँ कॉपी पेस्ट करो, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये तो आ गया फॉर्मूला। अच्छा, अब जो ऑब्जेक्ट है ना वो तो m2 है, तो जितने जहां जहां 2 लिखा है तो वो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, जहां जहां 1 लिखा है वो बॉल के लिए बात हो रही है। ठीक है, अच्छा बॉल के लिए हमने अभी डिस्कस किया कि बॉल की यू वाली स्पीड को पॉजिटिव लेंगे, वी वाली स्पीड को नेगेटिव लेंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है बिल्कुल। ठीक है,
और इसके अकॉर्डिंगली अब हम जब फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो बॉल की इनिशियल मोमेंटम था m1u1, ठीक है, m1u1 आप देखो 190 ग्राम्स और 6.9, तो ये तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, 1.3। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसका इनिशियल मोमेंटम लिख दोगे क्योंकि वो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, 1.3 आंसर आया था, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे। अब बात है m2 की। अच्छा, m2 का मास तो 1.8 है, लेकिन वो मूव ही नहीं कर रहा था। ऑब्जेक्ट आप देखो शुरू में मूव ही नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड तो जीरो होगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे जीरो। इसका मतलब है पूरी टर्म जीरो हो जाएगी 1.8 से मल्टीप्लाई होने के बाद। अब m1 की वैल्यू 0.19 और v1 ये रहा, v1 1.5। लेकिन याद रखना है हमने यहाँ पर कि v1 को हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि बॉल वापस आ रही थी ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने इसको फोकस रखना है कि नेगेटिव साइन लिखना है यहाँ पर, ठीक है। प्लस m2 का मास 1.8 और फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं हम, ठीक है, वही हमारा मेन पर्पस है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर इट इज हिट बाय द बॉल, ठीक है। अच्छा, अब लेफ्ट साइड पे तो 1.3 बचा, यहाँ पे तो 1.3 बचेगा क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा। और 0.19 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो हो जाएगा -0.285 प्लस 1.8v2। अच्छा, अब इसमें ये माइनस क्वांटिटी को आप दूसरे एंड पे प्लस करवा दोगे, 1.3 प्लस 0.285 इज इक्वल्स टू 1.8v2। अब ये दोनों एडअप हो जाएंगी और 1.8 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ये फाइनल स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की जिससे वो मूव करेगा बॉल लगने के बाद, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मोमेंटम का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स आपको जो है वो इसकी मिल जाएगी, मैं इसका ग्रुप भी सेपरेट कर दूंगा ताकि मिक्सअप ना हो, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये स्प्रिंग वाले टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, हुक्स लॉ से रिलेटेड है ये। शॉर्ट में आपको उसकी थ्योरी बता देता हूँ। हुक्स लॉ में बेसिकली हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो डेफिनेटली उसकी लेंथ में चेंज आता है, ठीक है। अगर उसकी इनिशियल कुछ लेंथ थी, तो जब आप उसे स्ट्रेच करोगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आप उसे कंप्रेस करोगे, ठीक है, तो उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है कि एक स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ होगी और जब आप उसे स्ट्रेच या कंप्रेस करोगे तो फिर इसकी एक ऑब्जर्व्ड लेंथ होगी, ठीक है, जो डिपेंड करेगी कि आप कितना स्ट्रेच या कितना कंप्रेस कर रहे हो उसे, ठीक है। तो जितना कंप्रेस होगा वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू से या जितना स्ट्रेच होगा वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू से, उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। कि ये उसमें एक्सटेंशन की है, बेसिकली स्ट्रेच को ही एक्सटेंशन कहेंगे हम, जो चेंज आएगा उसमें, ठीक है। तो ये आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने ब्लॉक ऐड किए थे, एक ब्लॉक ऐड किया उसमें कुछ लेंथ में इंक्रीज आया, ओरिजिनल लेंथ आप देख सकते हो 3 थी, उसके बाद 0.8 सेंटीमीटर का चेंज आ गया। तो 0.8 सेंटीमीटर बेसिकली इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है।
क्योंकि टोटल लेंथ अब 3.8 हो गई, पहले 3 थी अब 3.8 हो चुकी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो एक्सटेंशन को कॉन्सेप्ट समझ नहीं पा रहे। एक्सटेंशन का मतलब ये है कि बस आपने ये बताना है कि इसमें चेंज कितना आया है। पहले 3 था अब 3.8 है, यानी 0.8 का चेंज आया है, तो उसे एक्सटेंशन कहते हैं। वो आंसर में 3.8 लिख देंगे एक्सटेंशन के, जबकि वो आपके पास फाइनल लेंथ है। ठीक है, 3 तो उसकी ऑलरेडी लेंथ थी, आपने उसे सिर्फ 0.8 स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप लोड इंक्रीज करते रहोगे और लेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ उसका कुछ ऐसे बनता है कि जब तक दोनों चीजें डायरेक्टली चल रही थी, यानी लोड और एक्सटेंशन, तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि स्प्रिंग जो है वो अपनी लिमिट तक पहुंच जाता है, और उस लिमिट के बाद वो एक्सटेंड नहीं कर पाता। ठीक है, वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप बॉल पेन का स्प्रिंग अगर यूज करो, उसे आप स्ट्रेच करो तो वो आराम से स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेच करने पे वो इजीली स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी इतनी लिमिट ही नहीं होती इलास्टिसिटी की। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कि वहां पर आने के बाद जो उसकी लेंथ है वो तेजी से चेंज हो जाती है, तेजी से एक्सटेंशन होता है उसमें। ठीक है, थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करने पे भी, क्योंकि वो अपनी अब जो रेजिस्टिविटी थी एक तरह की, जो वो आपको शो कर रहा था अपनी लेंथ को चेंज करने से, वो खत्म हो चुकी है अब उसकी। तो इसलिए वो इजीली एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, और इसमें फॉर्मूला था एफ इक्वल्स टू के एक्स। के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, एफ लोड या फोर्स को कहेंगे, एक्स जो है वो उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी। ठीक है, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्प्रिंग मास सिस्टम का, और इसका ये क्वेश्चन है। पहले बहुत ज्यादा पूछा जाता था, अब इसको कम कर दिया क्योंकि ये बहुत लिमिटेड हो गया अब टॉपिक। आप इसमें देखो कि इट शोज कि हाउ द एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग वेरीज विद द लोड सस्पेंडेड फ्रॉम इट, डिटरमाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है। जहां तक स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है वहां तक आप कोई भी वैल्यू ले आप कंसिडर करते हो लोड या एक्सटेंशन की, तो वो आपको स्प्रिंग कांस्टेंट दे देगा, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट अभी हमने लिखा था यहाँ पे एफ ओवर एक्स। तो एक वैल्यू आपको एफ की चाहिए जो कि यहाँ पर गिवन है, एक वैल्यू आपको एक्स की चाहिए जो कि यहाँ पर गिवन है। ठीक है, लोड न्यूटन में है, एक्सटेंशन सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इसे चाहो आप मीटर में कन्वर्ट कर लो ताकि आंसर ऐसा यूनिट में आ जाए। सो के इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एक्स, और एफ की वैल्यू तो 14 आएगी, और एक्स को हम डिवाइड बाय 100 कर लेंगे ताकि ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और ऐसा यूनिट में आंसर आपको मिल जाए। क्योंकि उन्होंने आपको मार्क्स भी यहाँ पर 3 मार्क्स लिखे हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो आपसे ऐसा यूनिट में आंसर मांग रहे हैं, वरना वो इतने सिंपल वर्किंग के 3 मार्क्स नहीं, 2 मार्क्स भी बहुत होते हैं। कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो? 350 न्यूटन पर मीटर, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। ठीक है, देखो इतना बेसिक सा फॉर्मूला इसका, और क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का था, तो बहुत इजी 3 मार्क्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पर। और सेकंड पार्ट में वो आपसे पूछ रहे हैं ऑन फिगर 2.1 मार्क द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, एंड लेबल दिस पॉइंट कैपिटल एल। तो जिस तरह से हमने यहाँ मार्क किया था, जहां से कर्व होना शुरू हो जाती है लाइन, तो वहां पर आप उस पॉइंट को मार्क कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ से आपको नजर आ रही है, वरना आप रूलर रखकर देख लो, जहां से लाइन चेंज कर रही है डायरेक्शन, वहां पे आप पॉइंट मार्क करके और उसे एल रिप्रेजेंट कर दो, यानी ये पॉइंट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का है। ठीक है, तो अब देखो उन्होंने दोनों चीजें आपसे पूछ ली 4 मार्क्स के लिए, जो उस टॉपिक में हमने अभी डिस्कस की। उसके बाद उन्होंने रिजल्टेंट फोर्स वाला क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, अब इसमें आप देखो कि फिगर 2.2 आपको क्या शो कर रहा है कि कार ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड अराउंड कॉर्नर ए ऑन अ रोड, ऑन फिगर 2.2 मार्क विद एन एरो द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार एज इट ट्रेवल्स अराउंड कॉर्नर ए। ठीक है, अच्छा ये वाला पार्ट जो है ना वो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है।
क्योंकि कर्व पाथ जो है वो सर्कुलर मोशन में आता है, और सर्कुलर मोशन में आपको याद होगा रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। ठीक है, तो इसमें जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। इसका मतलब ये है कि जो कॉर्नर ए पर आपको कार नजर आ रही है, वहां से आप सेंटर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो वो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी। जैसे यहां से हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गई। अब उन्होंने कोई सिंबल नहीं बोला कि आप सिंबल लिखो, उन्होंने कहा मार्क विद एन एरो, तो हमने एरो बना दिया बस। और सेकंड पार्ट, कॉर्नर बी हैज a smaller radius than corner A. The car travels at the same speed around the corner B as around corner A. अच्छा, कॉर्नर जो है वो छोटा है, आपको डायग्राम में भी पता चल रहा है। ठीक है, और सेम स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है कार। अब वो कह रहे हैं स्टेट हाउ द रिजल्टेंट फोर्स चेंजेस ड्यू टू द कार ट्रेवलिंग अराउंड अ कॉर्नर ऑफ स्मॉलर रेडियस। तो वो ये पूछ रहे हैं कि जब आप स्मॉल रेडियस पर आओगे सेम स्पीड के साथ, तो उस वक्त आपकी फोर्स में क्या चेंज आएगा, या वो इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, या सेम रहेगी। ठीक है। अच्छा, इस सर्कुलर मोशन में एक फॉर्मूला होता है, आपके सिलेबस में लिखा होता है वो, लेकिन उसमें ये भी चीज लिखी होती है कि ये आपने कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं करना। तभी आप देखो फॉर्मूला यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि वो कैलकुलेशन में यूज नहीं किया जाता। ठीक है, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए होता है। वो फॉर्मूला ये था, F इज इक्वल्स टू mv² / r। अच्छा, इस फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेशन तो हमारे पास एग्जाम में नहीं पूछी जाती, ना हमारे सिलेबस का पार्ट है, लेकिन इस फॉर्मूला से आपको फैक्टर रिलेट करना इजी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी उन्होंने पूछा स्मॉलर रेडियस। स्मॉलर रेडियस का मतलब ये हुआ कि अगर आप रेडियस कम करते हो तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एफ और आर ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, तो एफ और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है अगर रेडियस कम हो रहा है तो फोर्स बढ़ेगी वहां पर, क्योंकि स्पीड उन्होंने कहा है सेम है। स्पीड सेम है, बॉडी का मास भी सेम होता है, क्योंकि वो तो चेंज नहीं हो जाता फौरन से, और ना उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है। तो बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ आर में चेंज आ रहा है, तो आर के हिसाब से एफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे आंसर लिखोगे, क्योंकि उन्होंने पूछा है स्टेट। ठीक है, तो बस आपने ये बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीजेस। Resultant force increase. Yes. उन्होंने आपसे रीजन नहीं पूछा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में होता है स्टेट एंड एक्सप्लेन, तो उसमें आप पहले लिखते हैं रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीजेस, और दूसरा फिर आप ये बताते कि रेडियस अगर डिक्रीज होता है तो फोर्स इंक्रीज हो जाती है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने यहाँ रीजन नहीं पूछा है, तो आपको रीजन लिखना कंपलसरी नहीं है। स्टेट लिखा है तो स्टेट का मतलब ये है कि आपको वन वर्ड अभी अगर आप लिखते हो कि रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीजेस, या एक सेंटेंस भी आप सिंपल सा लिखते हो, तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक और क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चन देखते हैं जो हमने इस वर्कशीट के सॉल्व नहीं किए। ये हम कर चुके थे डेंसिटी से रिलेटेड। ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, इसमें इम्पल्स भी है और फोर्सेस भी है। ठीक है, क्योंकि फोर्सेस का भी एक आइडिया हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो मास गिवन है 15 ग्राम्स, इसको आप केजी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा यूनिट में ही हम यूनिट्स को लेते हैं। तो आप इसको साथ ही यहाँ पर केजी में लिख लो, ताकि आपको बाद में दोबारा से कन्वर्ट ना करना पड़े। अच्छा, ये सारी चीजें आपके पास सेटअप उन्होंने दिया हुआ है कि एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग के साथ स्ट्रॉ उसमें से पास की जा रही है, स्ट्रिंग को स्ट्रॉ में से पास किया गया, और उसके साथ एक बलून अटैच है, तो वो एक रॉकेट की तरह से जो है वो स्ट्रिंग की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए मूव करेगा। ठीक है, और वो मूव क्यों करेगा, ठीक है, बलून में एयर फिल किया और उसे रिलीज कर दिया,
तो जब वो रिलीज होगी एयर इसमें से तो वो बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है, और बलून जो है वो फॉरवर्ड चला जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा फिनोमेना यहाँ पर यूज किया जा रहा है, और उन्होंने लिख भी दिया, एज एयर लीव्स द बलून एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, और बलून एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट until it reaches a constant speed. It then travels with this distance in this time at constant speed. Explain in words what is meant by term impulse. ठीक है, इम्पल्स की डेफिनेशन पूछिए आपसे, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, फॉर्मूला से भी आप देखकर लिख सकते हो डेफिनेशन। फॉर्मूला इसका था एफ इंटू टी, ठीक है, ये लिखा हुआ लास्ट में सेकंड कॉलम, एफ इंटू टी। तो यही आप इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है। और नेक्स्ट आपसे वो कह रहे हैं कि आपने इम्पल्स, रिजल्टेंट इम्पल्स फाइंड आउट करना है जब वो एक्सेलरेट कर रहा था, ठीक है। तो रिजल्टेंट इम्पल्स फाइंड आउट करने के लिए अब इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है एफ इंटू टी, पहले हम देखते हैं क्वांटिटीज क्या क्या गिवन है। अच्छा, हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, हमारे पास टाइम गिवन है, और द बलून एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और उन्होंने कहा है अंटिल इट रीचेज अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो और उसके अलावा मास गिवन है। अच्छा, इम्पल्स के लिए या तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो एफ इंटू टी, ठीक है, वरना दूसरा आप ये यूज कर सकते हो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब इन सारी चीजों के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमारे पास जो फोर्स है, ठीक है, वो भी गिवन नहीं है डायरेक्टली, और एक्सेलरेशन भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस वो अक्सर आपको देते हैं ताकि आप उसमें चीजों को थोड़ा सा खुद से ड्राइव करो, ठीक है। तो कोई आइडिया आपके माइंड में कि इसे कैसे करना चाहिए? आपके पास जो है वो सिर्फ डिस्टेंस है, टाइम है, और इनिशियल स्पीड के बारे में आपको पता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस और टाइम से हम स्पीड तो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम फाइनल स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं जो कांस्टेंट थी। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 0.67 डिवाइडेड बाय टाइम है 0.18, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और आपको स्पीड मिल जाएगी 0.67 डिवाइडेड बाय 0.18, 3.7। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जीरो से स्टार्ट किया और 3.7 की स्पीड हमने रीच करके और कॉन्स्टेंटली फिर उससे मूव किया, ठीक है। ये हो गई हमारे पास स्पीड। अब मोमेंटम जो होता है, सॉरी, इम्पल्स के लिए एक फॉर्मूला जो हमने लिखा हुआ है वर्कशीट में वो ये है, ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम का मतलब ये है एम वी माइनस यू, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। अब इस एम वी माइनस यू को हम यूज करते हुए इम्पल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इम्पल्स की इक्वल आप मास की वैल्यू 0.15 यूज करो, मल्टीप्लाई बाय फाइनल स्पीड आई है 3.7, और इनिशियल स्पीड तो जीरो थी, ठीक है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3.7 इंटू 0.15,
तो आंसर आएगा 0.558। और आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 0.56 न्यूटन सेकेंड। ये हो गया इम्पल्स। ठीक है। तो फॉर्मूला शीट साथ होगी ना आपके, तो इजीली सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है। ये कैलकुलेशन में फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, बस यही चीज आपके माइंड में होती है। ठीक है। उसके बाद वो नेक्स्ट पार्ट पूछ रहे हैं कि मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व कैसे है। ठीक है। अच्छा, मोमेंटम कंजर्व ऐसे है कि जब एयर रिलीज हो रही है बलून में से, तो जितनी अमाउंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स उसमें से रिलीज कर रहे हैं, तो उतना ही वो उस बलून को फॉरवर्ड पुश कर रहे हैं। ठीक है। तो फॉरवर्ड पुश करने की वजह से बलून एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है। तो जितनी एयर आपके पास रिलीज हो रही है वो हेल्प कर रही है बलून को मूव करने के लिए फॉरवर्ड यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है। लेकिन जो उनका मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। मतलब जितनी एयर रिलीज हो रही है उसका मोमेंटम और जितनी मोमेंटम से वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है वो दोनों सेम होंगे, बस उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ठीक है। तो ये आपने यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखना है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड as air released from the balloon moves in opposite direction but equal in, But is it equal in magnitude? yes, equal in magnitude of momentum of balloon. Okay, sir. So the momentum is conserved when air is released from the balloon in the opposite direction, but it's equal to the magnitude of the momentum of the balloon. Okay. Yes, because a balloon is now moving in forward direction and air is moving in backward direction. Oh, So okay. air released in opposite direction but balloon is moving in forward direction. So दोनों का मोमेंटम जो है वो आप इस तरह से कंजर्व शो कराओगे। ठीक है। और नेक्स्ट जो फोर्स के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, ठीक है, ऑलरेडी हम काफी बार ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि वो सिर्फ आप 90 डिग्री एंगल के क्वेश्चंस होंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि दोनों 90 डिग्री एंगल पर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सो देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग एट 90 डिग्री एंगल, one is 0.4, other is 0.74. Determine the magnitude and direction of the resultant force on the balloon. तो जब भी आपके पास 90 डिग्री का केस होता है, ठीक है, तो आप इसे राइट एंगल ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करोगे। ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये कि आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब ये 90 डिग्री बन रहा है और आप जो है वो इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हो। तो रिजल्टेंट के लिए जो पाइथागोरस का थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो हम इक्वेशन लिखते हैं वो ये होती है। ठीक है। और यही वैल्यूज आप जो है वो इसमें मेंशन करोगे। रिजल्टेंट फोर्स
इज इक्वल्स टू अंडर रूट, परपेंडिकुलर की जगह पर वर्टिकल फोर्स आ गई, और बेस की जगह पर 0.40। और अब आप बस इसकी कैलकुलेशन कर लोगे। अच्छा, आप ज्वाइन बैक कर लेना अगर मीटिंग एंड हो जाए, फिर हम उसे वहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। 0.74 पहले अंडर रूट भी साथ ही लिख लेते हैं, प्लस 0.40 स्क्वायर। अच्छा, इसका आंसर जो है वो 0.84 न्यूटन आपको मिल जाएगा। ठीक है। और बाकी जो है वो अगर आप इसमें फाइंड आउट करना चाहते हो डायरेक्शन, ठीक है, तो वो डायरेक्शन के लिए भी फॉर्मूला बहुत सिंपल है। इसमें आई थिंक मेंशन नहीं किया मैंने। इसमें मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर आपने एंगल फाइंड आउट करना हो तो राइट एंगल ट्राइंगल के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन एक्स एक्सिस, यानी जो वेलोसिटी वाई कंपोनेंट पर है उसे डिवाइड कर लेंगे एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी से। और टेन थीटा है यहाँ पर, हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है थीटा। तो ये चीज भी हमने पहले काफी बार डिस्कस की है कि टेन साइन कॉस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता, इन्हें हमेशा इन्वर्स करके लिखेंगे। क्योंकि हमें टेन को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है तो डिनोमिनेटर में जाएगा वो डिवाइड में, लेकिन हम वहाँ डिवाइड में नहीं लिखेंगे, इसे इन्वर्स करके लिखते हैं हमेशा। और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा टेन इनवर्स। वाई कंपोनेंट था 0.74 डिवाइडेड बाय 0.40। इसका इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। शिफ्ट 10 कैलकुलेटर में करने के लिए मेथड बहुत सिंपल होता है। आप शिफ्ट प्रेस करोगे, उसके बाद 10 प्रेस करोगे, तो ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेटर में 10 इनवर्स लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने शिफ्ट 10 लिखा और उसके बाद इन दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड में लिखना है। आपको एंगल मिल जाएगा 61.6। 61.6 का मतलब ये है कि राउंड फिगर आप उसे 62 लिख सकते हो। ठीक है, और 62 डिग्रीज जो हमारे पास फाइनल एंगल होगा। और उन्होंने लिखा हुआ है डायरेक्शन रिलेटिव टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है। Sir, यस। I didn't understand how you did it. Could you explain it? बेसिकली डायरेक्शन जो पार्ट होता है, अब क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ 90 डिग्रीज के होंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक इजी मेथड जो है वो इसके लिए ये है कि हम डायरेक्ट टेन थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, और टेन थीटा का फॉर्मूला जो है ये बेसिकली मैथमेटिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसका पार्ट है। ठीक है,
अच्छा, ये जो दोनों पार्ट्स मैंने लिखे हैं, ये दोनों पार्ट्स अलग अलग हैं, ठीक है। उन्होंने हमसे कहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये पार्ट मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, ये पार्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो दो पार्ट्स इसलिए लिखे हैं हमने। और जो डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि अब हमारे पास 90 डिग्री एंगल है, तो हमें कुछ और वेक्टर डायग्राम नहीं बनानी, कुछ एंगल नहीं बनाने, कोई और कॉन्सेप्ट आपने यूज नहीं करना। आपने सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है टेन थीटा का, कि टेन थीटा इक्वल होता है फोर्स ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन एक्स एक्सिस, या वेक्टर ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। Okay. ठीक है, तो आपने Alright. सिंपल टेन थीटा इक्वल्स टू वी वाई ओवर वी एक्स कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटीज गिवन थी, बल्कि फोर्सेस ही गिवन थी, तो वेलोसिटी भी नहीं थी। तो आप वेलोसिटी चाहे यहाँ पर नहीं भी लिखो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है वो वेलोसिटी देते हैं, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप फोर्स की टर्म यूज कर सकते हो। तो आपने ये फॉर्मूला लिखा, और इसमें जो टेन इनवर्स लिखा है, ठीक है, तो टेन इनवर्स में होता ये है कि टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, इन्हें डिनोमिनेटर में नहीं लिखते विदाउट एंगल। ठीक है, आप नॉर्मली देखो तो इसमें टेन थीटा लिखा हुआ था। ठीक है, एफ वाई मीन्स फोर्स ऑन वाई एक्सिस, फोर्स एक्टिंग ऑन वाई एक्सिस। एफ एक्स मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस। दिस इज एफ वाई, force acting on y-axis, and this is fx, force acting on x-axis. तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता, इसी वजह से उसे इन्वर्स करके लिखते हैं। इन्वर्स करने का लॉजिक ये है कि लेट सपोज अगर आपके पास एक यूनिट लिखा होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख रहे होते हो, मीटर पर सेकेंड, और इसे आप ऐसे भी लिखते हो, मीटर पर सेकेंड। अब ये -1 इसलिए लिखा क्योंकि जब तक ये डिनोमिनेटर में था इसकी पावर +1 थी। ठीक है, और जैसे ही ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, तो इसकी पावर जो है वो माइनस में लिखी जाएगी, क्योंकि ये ओरिजिनली डिनोमिनेटर में था, इसे सिर्फ न्यूमरेटर में लिखा है हमने, और इसकी पावर जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली चेंज कर दी। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप इस कॉन्सेप्ट में देख रहे हो कि टेन थीटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, और अगर हम टेन को दूसरे एंड पर शिफ्ट करेंगे, तो इसे डिवाइड में जाना चाहिए था, लेकिन हमने इसे डिवाइड में लिखा ही नहीं, डिनोमिनेटर में लिखा ही नहीं। तो डिनोमिनेटर में ना लिखने का एक और मेथड ये है कि आप उसे इन्वर्स करके लिख दो। तो उससे क्या होगा, ये न्यूमरेटर में लिखा रहेगा, लेकिन इसकी पावर इन्वर्स हो जाएगी। ठीक है, और इसी वजह से जो है वो हमने इसे टेन इनवर्स करके लिखा है। और टेन इनवर्स आपके कैलकुलेटर में भी लिखा होता है, क्योंकि ये एक मतलब रूल होता है कि आप इन क्वांटिटीज को विदाउट एंगल डिनोमिनेटर में नहीं लिखते। हाँ, अगर इसके साथ थीटा होता तो आप लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि इसके साथ थीटा नहीं है तो आप नहीं लिख सकते। ठीक है, और फिर बाकी टेन इनवर्स आप कैलकुलेटर में शिफ्ट और टेन प्रेस करोगे तो आपको टेन इनवर्स लिखा मिल जाएगा साइंटिफिक कैलकुलेटर में। फिर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आइडिया होता है Okay, sir. परपेंडिकुलर फोर्सेस का। तो जब भी परपेंडिकुलर, अब जो भी क्वेश्चन आएगा फोर्सेस पर इस तरह से, तो परपेंडिकुलर केस का ही आएगा। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला यही यूज करना है। और उसके अलावा अगर हम देखें, ये ऑलरेडी सॉल्व है, एरिया अंडर द कर्व, फोर्सेस, एनर्जी के काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑफ वर्क डन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा।
ठीक है, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट अब इतना ज्यादा डिटेल पूछा नहीं जाता और उसमें कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पूछी नहीं जाती। ठीक है, तो इसलिए उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एनर्जी और प्रेशर के क्वेश्चन हम कल पे रखेंगे, अभी हम जो है वो फोर्सेस और वेलोसिटी एक्सेलरेशन के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। अच्छा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको दिखाई थी एक्सेलरेशन की, स्पीड टाइम ग्राफ में बेसिकली हमारे पास एक्सेलरेशन यूज की जाती है। आपके लिए पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ है, उसकी बेसिक्स आपको याद होनी चाहिए कि अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन उसमें बनाई है तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट स्पीड। और अगर आपने एक लाइन बनाई है जो ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रही है स्ट्रेट, तो इसका मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड चेंज हो रही है, तो लाइन जो है वो ऊपर की तरफ स्ट्रेट मूव करेगी। दैट मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और इसी तरह से अगर कर्व लाइंस बनती हैं तो कर्व लाइंस का मतलब है वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, और वेरिएबल एक्सेलरेशन दो तरह से हो सकती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, एक इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग है। ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग इसे इसलिए कह रहे हैं, स्टार्ट में ये बहुत फास्ट ऊपर की तरफ गया कर्व, उसके बाद ये बेंड होना शुरू हो गया। ठीक है, यानी ये डिक्रीज होना शुरू हो गया, तो इस वजह से हम इसे डिक्रीजिंग कह रहे हैं। और दूसरे एंड पर अगर आप देखो तो इंक्रीजिंग कर्व भी है, और इंक्रीजिंग का मतलब ये कि स्टार्ट में ये थोड़ा सा स्लोली मूव कर रहा था लेकिन बाद में फास्ट हो गया। ठीक है। हाँ, और ये जो येलो लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आप जीरो The एक्सेलरेशन rest, कह सकते हो। resting. हाँ, मतलब बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, उसकी स्पीड में चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे जो कलर्स हैं उन्हीं कलर्स से आपके पास यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ये येलो लाइन नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रही है कांस्टेंट स्पीड को। ठीक है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए पॉइंट ठीक नंबर 2 है। है कि इक्वल चेंज है वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और इसका जो ग्रेडियंट होता है, ठीक है, ग्रेडियंट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमेशा, या स्लोप का फॉर्मूला आप कह लो, वो लिखा जाता है y2 माइनस y1। Y2 minus Y1 upon X2 minus X1. यस, तो आपके पास जो भी क्वांटिटी हो y पर, उसका आप एक पॉइंट ले लो एक्सट्रीम राइट का, और एक पॉइंट ले लो एक्सट्रीम लेफ्ट, यानी एंडिंग और स्टार्टिंग में से आप एक एक पॉइंट ले लो। ठीक है, लेट सपोज आपने यहाँ पर एक पॉइंट ये कंसिडर कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में कर्व ग्राफ को सॉल्व करने के लिए नहीं दिया जाता कैलकुलेशन में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को दिया जाता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन को ही हम कंसिडर कर रहे हैं। एक पॉइंट आपने यहाँ कंसिडर कर लिया, तो जब आप यही इस पॉइंट की बात कर रहे हो तो इसका मतलब है यहाँ पर टाइम t1 है और यहाँ पे स्पीड v1 है। ये बात हो गई इनिशियली। और अगर आप इस ग्राफ की तरफ जाओगे, सॉरी इस पॉइंट की तरफ आओगे, तो यहाँ पर टाइम t2 हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड हो जाएगी v2। सही है, तो जब आप यहाँ पर ये वैल्यूज लिखोगे, v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1, तो इन शॉर्ट आप यही बता रहे हो कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो इस ग्राफ का ग्रेडियंट होता है वो आपको हमेशा एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, और इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है डेसेलरेशन। जब ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा होता है, जैसे अभी एक ग्राफ हमारे पास यहाँ गुजरा था, ये, अब जैसे इसमें आप देखो कि ये दोनों ग्राफ में जो रिप्रेजेंटेशन है ये ऊपर की तरफ गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, फिर उसके बाद कांस्टेंट स्पीड हो गई। अगर फिर यहाँ से ये नीचे आ जाए तो वो डेसेलरेशन हो जाएगी, क्योंकि डेसेलरेशन होती है चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये ठीक है। कॉन्सेप्ट होता है आपके पास डेसेलरेशन का। ठीक है,
तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस और ये क्वांटिटीज जो है वो आप प्रैक्टिस करोगे इसमें। अच्छा मतलब आज ये कि अगर आपको टाइम मिलता है तो आप स्पीड टाइम ग्राफ, फोर्सेस, मोमेंटम, ठीक है, इन टॉपिक्स, इस वर्कशीट को मैं अपलोड कर दूंगा अलग से। ठीक है, तो इसमें जो आपको टॉपिक्स ऐसे मिलते हैं फोर्सेस और मोशन से रिलेटेड वो आप देखो, उन्हें सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो अगर आपके पास मतलब और कोई क्लासेस या और कोई वर्कलोड नहीं है। ठीक है, फिर कल जो है वो हम बाकी जो टॉपिक्स हैं जैसे प्रेशर, वर्क डन और वर्क एनर्जी, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी जो है वो एक क्लास और है, कल जो है वो 6 बजे क्लास नहीं होगी, तो कल हम थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हम जर्नल फिजिक्स के बाकी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जब तक ये कि आप अपने डाउट्स भी, मैं ग्रुप बना देता हूँ और वो डाउट्स आप मुझे वहाँ मेंशन कर देना कि मतलब ये जर्नल फिजिक्स में इन टॉपिक्स में कंफ्यूजन है। तो कल पहले हम उन टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से इसलिए स्टार्ट करता हूँ ताकि उसमें ये होता है कि क्वेश्चन से आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, और उससे ये भी आपको आइडिया हो जाता है कि इसको सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है, तो एक आपको डायरेक्ट अप्रोच समझ आ जाती है। तो कल ये है कि आप टॉपिक्स मुझे मेंशन कर देना। ठीक है, अच्छा रिक्वायरमेंट्स में ये कि जब एग्जाम के लिए आप जाओ तो आपको पता है स्टेशनरी बॉक्स ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, और उसमें आप प्रोटेक्टर रख सकते हो, कंपास रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है हमारे पास डायग्राम्स होती हैं वेव्स में, और उससे ये होता है कि डायग्राम आपकी थोड़ी क्लियर बन जाएगी, स्मूथ बन जाएगी। ठीक है, फ्री हैंड से भी बना सकते हो, लेकिन अगेन वही बात है, किसी का फ्री हैंड डायग्राम इतना अच्छा नहीं होता या सबका एक जैसा नहीं होता कि वो बिल्कुल क्लियर बना सके। ठीक है, बार बार फिर आप पेपर पे ड्रॉ करके रब करोगे तो पेपर भी आपका खराब होगा। ठीक है, तो आप कंपास, प्रोटेक्टर और साइंटिफिक कैलकुलेटर और ब्लू या ब्लैक पेन होता है, ब्लैक पेन ज़्यादा प्रेफरेबल होता है क्योंकि आपकी कॉपीज स्कैन होती हैं तो ब्लैक कलर डाल के वो क्लियरली स्कैन हो जाएगा। ठीक है, और कोई और कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम्स और ग्राफ्स पेंसिल से बनते हैं हमेशा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और बस ये आपके पास जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसके अलावा वो आपसे कुछ और ऐसा नहीं कहेंगे कि जो आपको साथ लेकर जाना हो। रूलर तो लाजमी है, वो तो होना ही चाहिए आपके पास, ग्राफ में ड्रॉ करने में, रे डायग्राम ड्रॉ करने में काम आएगा। तो बस ये चीज़ें होती हैं और उसके अलावा हमें कुछ और ऐसा स्पेसिफिक नहीं चाहिए। ठीक है।